नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की समीक्षा करने का और क्षेत्र के भावी विधायक सहित विपक्षी दल के दलीलों को सुनने का। आज हम समीक्षा की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का करेंगे, जहां पर इस वक्त कटहरी सीट से लालजी वर्मा विधायक हैं। आपको बता दें कि लालजी वर्मा ने बसपा पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीत के साथ बीजेपी के अवधेश द्विवेदी को हराया था। हालांकि अब लालजी वर्मा ने बसपा को छोड़ सपा का दामन थाम लिया है। चलिए जानते हैं कितना विकास हुआ और इस विकास को लेकर विधायक जी सहित विपक्षी नेता अवधेश द्विवेदी का क्या कहना है। एक विद्युत सब स्टेशन बनवाने का हमने कार्य किया है। इल्फातगंज में विद्युत सब स्टेशन जो बन रहा था, पूरा नहीं था, उसको पूरा करा कर चालू कराने का काम किया। सेनपुर में एक सब स्टेशन पहले चालू था, बन रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा कराने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, कोई भी ट्रांसफार्मर बदलवाने जब जाता था तो पहले गांव में चंदा इकट्ठा होता था, रस्सी और वहां से मजदूर इकट्ठा होते थे और तब कहीं 15 दिन बाद ट्रांसफार्मर बदला जाता था। आज उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में जो विभाग चल रहा है, आप एक बार ही टेलीफोन करेंगे उस नंबर पर और उसके बाद 24 घंटे में आपके यहां मुफ्त में बिना किसी खर्चे के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। बिजली निर्बाध रूप से, इतने विपरीत मौसम के बावजूद भी बिजली निर्बाध रूप से सारे क्षेत्रों में, गांव में 18 घंटा, शहरों तहसील केंद्रों पर 20 घंटा तथा इसके अलावा जिला केंद्रों पर 24 घंटा बिजली मुहैया कराई जा रही। ये उत्तर प्रदेश सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि और क्या कही जाएगी। पहले तो सरकारें थीं, अपने अलग अलग जिलों में अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर केवल बिजली दिया करती थी और जनपदों में बिजली के लिए किसान, वहां के नौजवान, वहां के छात्र हमेशा महरूम हुआ करते थे, लेकिन वहां उनके पास कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की परिस्थिति है, पूरे प्रदेश में जो भी व्यवस्था कहीं एक जिले की लागू है वही सारे प्रदेश में लागू है। ऐसी पारदर्शी सरकार चल रही है। टी में हमने 25 लाख रुपए देकर एक बड़ा बारात घर बनवाने का काम किया। तमाम गांव में करीब 30 से 35 बारात घर विभिन्न गांव में हमने 11-11 लाख रुपए का बनवाने का काम किया। इस तरह से क्षेत्र में विकास के कार्य में हमने पूरा रुचि लिया और साथ ही साथ किसानों की आवाज को विधानसभा में उठाकर 4 पोल का जो खंभा लगता है उसका मुआवजा पहले नहीं मिला करता था। हमने सरकार को मजबूर किया कि अब किसान के खेत में जहां 4 खंभे का पोल गड़ेगा उसके जो सर्किल रेट है उसका 85% उसको मुआवजा भी नया देने का निर्णय दिलाने का काम किया। वो जो ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक हमने हजारों लोगों को यहाँ पे सहायता दिलवाई, राशि दिलवाई, मैं कहना चाहता हूं मुफ्त का राशन उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। मुफ्त में अभी तक किसानों के लिए सबसे पहली बार किसान सम्मान निधि की योजना उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के योजना से ये पूरे सारे किसान आच्छादित हो रहे हैं। इतना ही नहीं कहना चाहूंगा, अब तक के बेसिक शिक्षा के जो काम होते थे, हमारे आज बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के बराबर प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बच्चे, गरीबों के छात्र आज अपने में एक हौसला बढ़ा करके छात्र स्कूल जा रहे हैं। उन्नाव प्रदेश का वो जिला है जहां सियासत से लेकर अपराध के मामले हमेशा सक्रिय रहते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब समीक्षा उन्नाव के बांगरमऊ सीट की, जहां सियासी हलचल शुरू हो गई है। अलग दलों से जुड़े लोगों की क्षेत्र में सक्रियता नजर आने लगी है। आपको बता दें कि उन्नाव के बांगरमऊ जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, लेकिन यहाँ हमेशा अनाज के लिए किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही बांगरमऊ सीट से मौजूदा समय में श्रीकांत कटियार विधायक हैं, जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विपक्षी दलों को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया था। वहीं उस चुनाव के दौरान कांग्रेस से आरती
आरती वाजपेयी ने कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे नंबर पर अपना पायदान पहुंचाया। चलिए अब आपको बांगरमऊ सीट की दास्तां मौजूदा विधायक श्रीकांत कटियार और कांग्रेस की आरती वाजपेयी के मुंह से सुनाते हैं। छोटी मोटी जो सड़कों का निर्माण था वो कराने का काम किया गया है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पानी, हफीजाबाद आप देखते हुए जाएंगे, वहाँ पर बहुत ही इतना पानी भरा रहता था, वो भी सही हुई है। काफ़ी सड़कें बन रही हैं, प्राइवेट ढंग से बन भी रही हैं और लगातार विकास की धारा आप लोग देख ही रहे हैं। मैं बांगरमऊ की एक कार्यकर्ता और एक जनता के नाते कहना चाहूँगी कि पिछले जब नवंबर में चुनाव हुआ और विधायक जीतने के बाद आज तक विकास के रूप में कोई भी काम नहीं हुआ। आज भी हमारी सारी सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं। पानी की टंकियाँ जो हमारे पूर्व विधायक रहे इस क्षेत्र के पंडित गोपीनाथ जी के समय बनाई गई थी, आज उसमें पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। इस स्थिति पानी के लिए तो हर जगह हैंडपाइप लगे हैं, समरसेबुल लगे हैं। फ्लोराइड की समस्या है? फ्लोराइड हमारे यहाँ तो नहीं है समस्या, गाँव में पानी चुस्त, पानी यहाँ अच्छा है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा किसान दुखी है और अभी इन्हीं सब की समस्याओं को लेके आपको अवगत भी होगा कि एक बच्चा वहाँ पे पेड़ पे चढ़ के उसने कहा था कि विधायक जी ने कुछ वादे किए थे, लेकिन वो एक भी वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। तो वो जनता की आवाज़ ही बन के पेड़ पे चढ़ा था। उसने कहा था कि विधायक जी ने एक भी काम आज तक नहीं किया। करके तो पूरा काम हो रहा, पूरा हमला जो इतिहास में नहीं हुआ, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बराबर टीकाकरण चल रहे हैं, बराबर लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। लगातार आप कह सकते हैं कि अभी एक और इसके लिए कार्यकर्तागण और सभी वो अभी हम कार्यक्रम वो करके आए थे, रोक लेना जरा, स्वास्थ्य स्वयं सेवक के उसमें कार्यक्रम में स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो बनाए गए हैं, उसमें डाटा हम आपको बता दें, सरकार की आशा बहु, सरकार का एक वहाँ पर जो ये एहनम रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार गांव में चिंता कर रहा है कि जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुआ उसके साथ उसको वैक्सीनेशन कराया जाए, उसकी देखरेख करें। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बहुत वो है। हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर हमारा मेन अस्पताल उन्नाव है। वहाँ पे हमारी अगर आदमी अंतिम सांसें ले रहा है तो वहाँ पे तुरंत के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि कांग्रेस के समय में दीक्षित जी ने वहाँ पे ऐसा अस्पताल बनवाया ताकि अगर सही में डॉक्टर सही में व्यवस्था हो तो आदमी की जान बचाई जा सकती है। लेकिन वहाँ पे आज एक साल से किसी भी तरीके के डॉक्टर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल रही, उन्नाव तक आते आते कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बांगरमऊ में शिक्षा का स्तर तो आप देख ही रहे हैं, पहले की शिक्षा अब की शिक्षा में बहुत अंतर है। ऑनलाइन के माध्यम से इस बार गांव में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने जाने का काम हुआ है और कायाकल्प के माध्यम से स्कूल जहाँ जहाँ हमारे यहाँ स्कूल आप चले जाइए, व्यवस्थित स्कूल मिलेंगे, व्यवस्थित सब एकदम चमचमा रहे हैं स्कूल। शिक्षा का तो 1.5 साल से कोरोना के समय में जैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, लेक्चर व्यवस्था चल रही है, पूर्व में भी लगभग 7 साल से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। तो शिक्षा के बारे में तो जब मूलभूत समस्याएं पानी है, बिजली है, सड़क है, जब पूरी नहीं हो पा रही है, जब ये पूरी होगी उसके बाद शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा। बहराइच की महसी सीट के हाल की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जो बाढ़ से हर साल ग्रस्त होता है, लेकिन प्रशासन अंत में आके कदम उठाती है। इस समस्या का हल अभी तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। आपको बताते चले कि बहराइच की सीट से साल 2017 में भाजपा से सुरेश्वर सिंह ने चुनाव लड़ा था और सभी दलों को पीछे करते हुए जीतकर बीजेपी के खेमे में इस सीट को शामिल किया था। वहीं सीट के प्रबल दावेदार के ओझा ने कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन जीत से उनके कदम दूर ही रहे। 2017 में बसपा से के ओझा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब सपा के दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। चलिए अब आपको वहां के शिक्षा से लेकर क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा महसी सीट के मौजूदा विधायक सुरेश्वर सिंह और सपा नेता के ओझा की जुबानी सुनाते हैं। के क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर के विद्यालय हैं, उन सब का कायाकल्प करने का काम
शायद 10-15% विद्यालय बचे हों जिनका कायाकल्प न हुआ हो अभी तक के। सारे विद्यालयों का कायाकल्प हो गया है। जूनियर के विद्यालयों में तिपाई और मेज आ गई हैं लोगों को पढ़ने के लिए। प्रोजेक्टर से कहीं कहीं पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश मीडियम के तमाम विद्यालय एक विकास खंड में 5 से लेकर के 10 विद्यालय खोले गए हैं। उनको अच्छी ड्रेस देने का काम किया गया है, उनको कॉपी किताब देने का काम किया गया है, उनको बस्ता देने का काम किया है, जूता मोजा स्वेटर देने का काम किया गया है। और कोरोना काल में भी हमने अध्यापकों को भी वेतन देने का काम किया है। और जो बच्चे हमारे हैं जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको राशन देने का भी काम किया। और जो राशन उसके बनाने में जो खर्च आता है उसका रुपया अलग से देने का काम किया। ये हमारी सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता रही शिक्षा के क्षेत्र में। ये बेसिक शिक्षा का है। उच्च माध्यमिक शिक्षा में हमने राजकीय इंटर कॉलेज एक खैरा में बनवाने का काम किया जिसमें प्लास्टर हो रहा है। एक पॉलीटेक्निक भिरवा में बन रही है हमारे क्षेत्र में 21 करोड़ की लागत से। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बेहतर काम किया। शिक्षा का आलम आप देख ही रहे हैं। 2 साल से एक वैश्विक महामारी आ गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, वो अलग बात है। लेकिन इनके चंद कार्यकर्ता ड्रेस बांटते घूमते हैं, इतना घटिया ड्रेस देते हैं, इतना घटिया खाना देते हैं बच्चों को जिसका कुछ हिसाब नहीं है। इसके ऊपर एक आवाज़ भी उठी थी। एक टीचर्स को इन्होंने घूरदेवी के टीचर्स को निलंबित करा दिया था सिर्फ इसलिए कि उसने इनके कार्यकर्ताओं को घटिया ड्रेस नहीं बांटने दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया है। जितनी हमारे यहाँ सड़कें थीं विधायक बनते ही सब की हमने विशेष मरम्मत कराई जो विशेष मरम्मत लायक थी। बरसात के कारण इधर जर्जर हुई हैं सड़कें, बाढ़ के अंदर के क्षेत्र में जर्जर हुई हैं। और एक विशेष काम जो हमने किया है, हमने अपनी प्राक्कलन समिति में विषय को उठाया था। अपर मुख्य सचिव ने इसको स्वीकार किया कि अब जब भी विशेष मरम्मत होगी और गांव के अंदर का जितना भी भाग होगा उस विशेष मरम्मत में उसको सीसी किया जाएगा और नाली बनाई जाएगी। ये विशेष कार्य किया गया है। रामपुरवा चौकी से लेकर के बेहड़ा के पहले तक 2 लेन की सड़क बन रही है और शेष 8 किलोमीटर की सड़क शेष है जो बेहड़ा उससे पहले से लेकर के और शिवपुर तक के, वो भी उसका भी पैसा आने वाला है। वो चुनाव से पहले वो भी बन जाएगी। जो अभी ये बात कह रहे हैं कि हमने रामपुरवा चौकी से और बेहड़ा तक हमने 2 लाइन की रोड जो इस समय बन रही है वो आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल में, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में वो रोड सैंक्शन हुई थी जिसको ये पास नहीं कर रहे थे। अब चुनाव आया है तो अब उस पर 2-4 डलिया मिट्टी डलवा दिए, कुछ ईंटें डलवा दिए। अभी काम भी पूरी तरीके से नहीं शुरू हो पाया है, नालियाँ बन रही हैं। रामपुरवा से आप तहसील के आगे महसी पड़ता है, महसी से आप शिवपुर तक कतई नहीं जा सकते। उसके बाद इनकी रोड बनी है जो बहराइच से सीधे खैरी घाट को जोड़ती है। वहाँ पर गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि कोई मोटरसाइकिल से जाना नहीं पसंद करता है, क्योंकि आदमी चोट खा करके गिर जाता है, एक्सीडेंट होकर के मर जाता है। रही बात इनके रोडों की, जो इनके अपने काम है, एक बरुआ बेहड़ गांव है, वहाँ पर इन्होंने अपने निधि से इंटरलॉकिंग का कार्य कराया था और उसका सारा पैसा निकाल लिया गया। 1 मीटर भी इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ। वहाँ पर पत्थर ऐसे ही रखा हुआ है, केवल मात्र पत्थर रखा हुआ है और पैसा पूरा निकाल लिया गया। में आपने देखा होगा कोरोना काल में सब ने, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सब ने एक PSC CSC गोद लिया था। गोद लेकर के हमने किटें भी बंटवाई। बच्चों की लहर आने का जब हुआ तो बच्चों को किट एडवांस में बंट गई है। रही बात स्वास्थ्य की, आपने देखा कि कोरोना काल में जिस प्रकार लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन गैस कंधे पर लादे लादे घूम रहे थे, उपलब्ध नहीं हो रहा था। हर तरफ हाहाकार मचा था। लोग आए दिन रोज 10-20 आदमी हमारे जानने वाले हमारे क्षेत्र के मर रहे थे। ये एक दिन भी देखने किसी को नहीं गए, न किसी से कोई सुविधा उपलब्ध कराई।
हम लोग जैसे तैसे गांव में चलते रहे, जो भी हो सकता है करते रहे। ये तो देखने तक नहीं गए किसी को, और न किसी से कोई सांत्वना दे सके। इतना इन्होंने अन्याय और अपराध किया है गरीब जनता के साथ। राजनीति में कुर्सी शब्द एक बड़ा महत्व है। जो इस कुर्सी को हासिल कर लेता है वो देश और प्रदेश की सत्ता में राज करता है। खुद कभी आसानी से कुर्सी से उतरने का नाम नहीं लेता जब तक जनता खुद न उतारे। अब 2022 के चुनाव नजदीक है और कौन इस कुर्सी पर बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के बांगरमऊ जिले में भी एक कुर्सी सीट है जो विधानसभा के रूप में जानी जाती है, और आज हम उसी कुर्सी सीट की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि बाराबंकी की कुर्सी सीट से सत्येंद्र प्रताप वर्मा मौजूदा समय में विधायक हैं। यहां से उन्हें कड़ी टक्कर सपा के फरीद महफूज किदवाई ने दिया था, लेकिन जीत से कुछ ही दूरी पर हार का सामना करना पड़ा। क्या है बाराबंकी कुर्सी सीट की समीक्षा, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 2 कालखंड अगर देख लिए जाएं विधानसभा के जो हमारे यहाँ के सदस्य रहे हैं, तो मैं दोनों कालखंडों पर हमारा ये एक पंचवर्षीय कालखंड ये भारी है, और लगभग 250 के आसपास सड़कें हमने PWD के द्वारा, RES के द्वारा, डूडा के द्वारा, अपनी विधायक निधि के द्वारा, पूर्वांचल क्षेत्र विकास निधि के द्वारा अनेक योजनाओं के अंतर्गत ऐसी सड़कें बनाई हैं जो शायद आज़ादी के 70 साल पहले ही बन जानी चाहिए थी। 70 साल के आज़ादी के उनको सड़क से जुड़ करके उनको भी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए थी। ऐसी भी बहुत सी सड़कों का हमने निर्माण किया है। फतेहपुर के चारों तरफ हमने चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया है। एक स्टेट हाईवे हमारे यहाँ हुआ है, एक नेशनल हाईवे हमारे यहाँ हुआ है। फतेहपुर से लेकर के भगोली तरफ जाने वाला मार्ग बहुत खराब था, उस मार्ग का चौड़ीकरण होकर के नेशनल हाईवे ने उसको अपने में स्वीकृत किया है। आगे आने वाले समय में हम फतेहपुर का बाईपास और फतेहपुर के रेलवे ओवरब्रिज को भी बनवाने वाले हैं। वह नेशनल हाईवे के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तमाम सड़कों का जाल हमने यहाँ बिछाने का काम किया। ये कहते हैं कि 350 सड़कें उन्होंने बनवाई है। 350 सड़कें मैं जब विधायक था और जब मैं मंत्री था तो मैंने 71 सड़कें बनवाई थी, और इतनी बुरी हालत थी सड़कों की कि हमसे ये बताया गया कि दुल्हनें तक नहीं पहुंच पाती हैं घर अपने, तो मैंने सड़कें बनवाई। अब मैं उसके बाद इनको चुनाव जीत गए हैं ये, तो ये बहरहाल इनको बनवाना चाहिए। सड़क के नाम पे 71 सड़कें मेरी बनी पड़ी हुई हैं। शायद 5-6 सड़कें ऐसी हैं जो मैं बनवाना चाहता था और किसी वजह से नहीं बन पाई। उसमें 2-3 सड़कें ऐसी हैं जिनका कि अब मैं ये देख रहा हूं कि उन सड़कों जिनको कि मैंने पैसा दे दिया था वो अब उस पर गिट्टी विट्टी गिर रही है। खैर 2-3 सड़कें ऐसी हैं। विधायक जी ने कोई सड़क नहीं बनवाई है, इसको मैं क्लेम करता हूं, और मैं उनकी इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा हूं कि उन्होंने कोई सड़क बनवाई। बिजली की समस्या को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में हमने सौभाग्य योजना के बिजली के कनेक्शन भी लोगों को दे करके उन गरीब के घर में भी एक बिजली का बल्ब जल सके, इसकी व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। और इसके साथ ही जहां जिन गांवों में बिजली की नई लाइनें परिवर्तित होनी थी उन लाइनों को भी परिवर्तित करने का हमने काम किया है। यद्यपि बिजली के क्षेत्र में इतना बड़ा काम अभी होना है, तमाम लाइनों के परिवर्तन के लिए, तमाम ट्रांसफार्मर्स के अपग्रेडेशन के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। निकट भविष्य में यह काम भी हम पहली बात तो ये कि वो गलत कह रहे हैं, 24 घंटे बिल्कुल नहीं आती है, 10-10 घंटे नहीं आती। हम तो क्षेत्र में रहते हैं, हमको लोग बताते रहते हैं कि साहब बहुत परेशानी है। अभी कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था अपने गाँव, तो वो साहब उन्होंने जनरेटर लगाया हुआ था, तो हमने कहा भाई इतनी आवाज में जनरेटर में हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसको बंद कर दो। तो बिजली वहां नहीं है, उन्होंने बताया साहब 2-2 दिन नहीं आती है और 10-10 घंटे नहीं आती है। अब वो बताते हैं कि उसको सुधार किया, तो कोई सुधार उन्होंने नहीं किया है। हाँ, मैं जब मंत्री हुआ तो उस जमाने में बिजली आती थी फैजाबाद से, तो इतना लंबा सफर करके आती थी और आए दिन ब्रेकडाउन हुआ करता था क्योंकि तार वार टूट जाया करते थे। मुझे बिजली वालों ने बताया कि अगर लखनऊ से आप किसी तरह करा पाए तो इसकी पोजीशन ठीक हो जाएगी। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, जंगल से होके आनी थी, तो मैंने बहरहाल हेड मंत्री की हैसियत से किया था, तो वो लखनऊ से आना शुरू हो गई और
लखनऊ से जब से आई है तब से कोई ना ब्रेकडाउन होता है और वोल्टेज उसका दुरुस्त रहता है। ये कंट्रीब्यूशन हमारी सरकार ने कराया था, आज की सरकार में कुछ भी नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था तो पिछले 2 साल भले ही कोरोना के रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश का कायाकल्प हुआ और कायाकल्प के बाद हमने एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया है। विद्यार्थियों को ठीक तरह से राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ जागरूक करने की भी कोशिश हमारी उन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से रही है और इसलिए शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यार्थियों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध हों, उसकी दिशा में भी हमने कोशिश की है। अब विधायकों ने जो अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे कामों की तुलना पिछले किए गए कामों से जरूर होनी चाहिए। अभी ये हो सकता है कि जनता को ऐसा महसूस होता हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अभी और अधिक गति के साथ करने की आवश्यकता है, इससे मैं सहमत हो सकता हूं। लेकिन पीछे अगर लोगों ने ये सब अच्छे काम किए होते तो शायद आज हमको इतनी माथापच्ची करके और फिर नए नए कामों के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसीलिए हम सरकार के उस भाव के साथ, हमारी सोच ईमानदार है और हमारा काम दमदार है, इस भाव के साथ हम 4.5 वर्ष तक जनता की सेवा की। अरे भाई, वो तो हर चीज को अपने बताते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। हकीकत ये कि शिक्षा के मामले में कोई तरक्की हुई नहीं है। टीचर स्कूल जो है, एक तो देखिए पहली बात तो ये कोरोना की वजह से बहुत दिनों तक तो स्कूलें बंद रहे। अब जो खुले हैं तो टीचर आता नहीं है, बच्चे चले जाते हैं। टीचर खुद दूसरे को एम्प्लॉय करके 5-6 हज़ार रुपया महीना पे किसी लड़के को भेज देता है, वो उनको लड़कों को अपने सबक सिखाया करता है। खुद टीचर साहब जो हैं जो कि 40,000 45,000 रुपया ड्रा कर रहे हैं, वो नहीं आते। तो कोई किसी किस्म का कुछ भी मैं स्कूल का मैनेजर हूं, मुझे ये मालूम है, मैं तो 3 स्कूल चलते हैं मेरे, कि क्या प्रॉब्लम है साहब, स्कूल वालों को क्या प्रॉब्लम पड़ रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कोई काम नहीं हुआ है, क्या नाम है, शिक्षा के मामले में। अब आइए साहब, शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैंने अपने, क्योंकि मैं टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर था, तो मैंने अपने अपने क्षेत्र में एक 16 करोड़ रुपए का एक टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन खोला था लड़कियों के लिए। और उसके पीछे मेरा फलसफा यह था कि लड़कियां जो है वो हाई स्कूल पास करने के बाद इनको इंटर के लिए या तो बाराबंकी जाना पड़ता है या घर से दूर जाना पड़ता है। तो वो जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इन लड़कियों को नहीं भेजना चाहते, तो घर में बैठा लेते हैं, शादी कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। इनके लिए ये इंस्टीट्यूट मैंने खोला था। वो इंस्टीट्यूट तकरीबन 80% बन गया था। बड़ा बिल्डिंग खड़ी है, पूरे सब कुछ है। 15% का काम बाकी रह गया कि मेरी सरकार गिर गई, और आज तक वो 15% का काम या 20% का काम जो है वो ये सरकार नहीं करा पाई। कल्याण केंद्र फतेहपुर के निकट लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। वह कृषि कल्याण केंद्र एक सब प्रकार की किसानों के लिए सुविधाजनक जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किसानों के बीच में ला करके किसानों को उनका लाभ कैसे मिले, इसकी कोशिश के लिए किसान कल्याण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पिछले 4.5 वर्षों में अनेक किसान मेलों का आयोजन करके किसानों को सुविधाएं देने का काम किया है, किसानों को जानकारी देने का काम किया है। किसानों को कौन सी चीजें हम और दे सकते हैं, इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को बुला करके उनके बीच में अपनी बात रखने के लिए कहा है। वो भी जनता के बीच में जाते हैं, किसान पाठशाला के रूप में, छोटे छोटे किसान सम्मेलनों के रूप में हम किसान को जागरूक करने का और हमारे क्षेत्र का किसान आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए हमने आधुनिक खेती की तरफ बढ़ करके अपने कदम बढ़ाने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी काम किया है। हमारी कोशिश ये है कि किसान ठीक तरह से अपने को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हमारी भरपूर कोशिश चल रही है। किसानों के लिए बात करते हुए तो उनको थोड़ी सी लज्जा भी आनी चाहिए कि जो हालत आजकल किसानों की है, या जिस तरह का उनकी सरकार कांग्रेस किसानों पर जुल्म कर रही है, वो सब जानते हैं, उसके लिए कोई बहस की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या बनवाया है मैं नहीं जानता हूं, कोई खबर मेरे पास नहीं है कि किसानों के लिए कोई केंद्र बना है, कोई मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। बना होगा तो बना होगा, अगर वो कह रहे हैं तो चलिए मान लीजिए। एक ही जगह से 8 बार विधायक चुने जाना किसी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करने जैसा ही है।
हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के नगर सीट के बारे में। नगर सीट में मौजूदा विधायक सुरेश कुमार खन्ना हैं, जो कि इस सीट पर अपनी दावेदारी पिछले कई सालों से बनाए हुए हैं। और ये खास बात है कि जनता ने उन्हें लगातार 8 बार विधायक के रूप में चुना है। सुरेश खन्ना वर्तमान में स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्री भी हैं। शाहजहांपुर के नगर सीट के हाल को जानने के लिए बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना और विपक्ष के सपा नेता तनवीर खन्ना के इन बयान को सुनिए। 10 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा रिंग रोड है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसमें एक पुल का निर्माण भी हुआ है। साथ ही साथ एक पुल निजामपुर गौटिया के लिए अलग से बनवाया गया। अभी तक रेलवे की पटरी के माध्यम से वो लोग आवागमन करते थे, जिससे कभी कभी उसमें मोटरसाइकिल सहित लोग नीचे तक गिर जाते थे। कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है उसमें। निजामपुर गौटिया वाला पुल भी बनकर तैयार हो चुका है। हनुमत धाम का पुल बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही अजीजगंज से लेकर ककरा को जाने वाला भी पुल जो निर्माणाधीन है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका लोकार्पण दिसंबर में हो जाएगा। तो हर तरह से जो हमने ये कोशिश की है कि नदियों के ऊपर पुल जो आवागमन का साधन सुलभ करता है वो बनवाया जाए, और उसमें कामयाबी भी मिली। शाहजहांपुर में 17 पुल देने का काम किया, बड़ी बड़ी पुलिये देने का काम किया। सड़कों का जाल समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बिछा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से हमने भी यहाँ पर सेवक बनके चेयरमैन, जब जनता ने चुना, हमारी माताजी चेयरमैन बनी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लेकिन बदले की भावना से उनको हटाकर नगर निगम बना दिया गया। लेकिन आज नगर निगम की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जनता को। लेकिन जो भी पिछला विकास है वो नगर पालिका परिषद से ही है। आप उठाकर देख लीजिए, जिस गली में चले जाएं तो नगर पालिका परिषद का ही शिलापट दिखेगी। लेकिन आज इनका काम यह है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पिछले कामों का जो शिलापट है, वो चाहे मेट्रो को हो, चाहे वो स्टेडियम का हो, जो भी बड़े बड़े काम उन्होंने कराए हैं, तो उनकी शिलापट हटाकर अपना शिलापट लगवाना और शिलान्यास करना, लोकार्पण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उनके नेताओं में एक आदत सी बन गई है, एक परंपरा बन गई है, इनकी एक परंपरा बन गई है। तो आज यहाँ वैसे ही यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे शिलापट हटवा के, भले ही काम ना कराया हो, केवल शिलापट लगवाकर नाम ये दिखा दिया, सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए कि मैंने ये काम कराया है, ये सड़क मैंने बनवाई, ये खंडला मैंने बनवाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता जान रही है। लाइटिंग की व्यवस्था बेहतर हुई है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर हुई है, बिजली सप्लाई की व्यवस्था बेहतर हुई है, और कमजोर वर्गों के लिए आश्रय स्थल है, उनका निर्माण हुआ है। बिसरात घाट पर हुआ है, छोटी बिसरात पर निर्माणाधीन है, और अजीजगंज में होकर समर्पित भी हो चुका है। शाहजहांपुर में मैं कहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, जब से शाहजहांपुर के अंदर नगर क्षेत्र में अगर कोई विकास के काम हुए हैं, चाहे वो लाइटिंग का काम हो, जो रात में अंधेरा पड़ा रहता था, घटनाएं घट जाती थी, अपराध हो जाते थे, तो जो रात में बिजली न जलने की वजह से तमाम अपराध हो जाते थे, चैन स्नैचिंग हो जाती थी, और भी तमाम घटनाएं, फायरिंग होती थी, तमाम चीज़ें शहर के अंदर देखने को मिलती थी। अपराधों का ग्राफ उस समय बढ़ रहा था जब यहाँ पर लाइटिंग नहीं थी। लेकिन लाइटिंग का जो काम हुआ है खंभों पर, रात में दिन नज़र आने लगा, वो हमारे कार्यकाल में, जब शाहजहांपुर में नगर पालिका परिषद का मैं शाहजहांपुर का चेयरमैन बना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने टिकरी में एक नई पीएचसी दी, और उस क्षेत्र में लोगों को ये महसूस हो सके 25 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ किसी की दुर्घटना हो जाए तो उस व्यक्ति को प्रॉपर इलाज मिल सके। इसके अलावा ईएसआई का अस्पताल एक पुआया रोड पर खुलवाने जा रहे हैं। 30 जून को सैंक्शन हो गया। दिल्ली की टीम ने श्रम विभाग की आकर निरीक्षण भी कर लिया, और अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने सौंप दी। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में शाहजहांपुर को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। यह बहुत बड़ा उपलब्धि है समाजवादी पार्टी की। आज की समीक्षा में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे यूपी चुनाव की अगली समीक्षा रिपोर्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस एक नए अंदाज में।